झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग 700 एमसीक्यू सीरीज में संपूर्ण झारखंड का मध्यकालीन जैसे संतलत काल में झारखंड, मुगल काल में झारखंड, उत्तर मुगल काल में झारखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। मैंने वही सारे प्रश्नों को यहाँ पे रखा है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड पहले प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? यानी कि बंगाल जाने के लिए झारखंड से होकर गुजरने वाले मार्ग का यूज करके 1206 ईस्वी में नदिया बंगाल पर आक्रमण किया। किस शासक ने? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, बख्तियार खिलजी, बलबन, मोहम्मद गोरी, कुतुब बिन ऐबक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में यानी कि 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर बंगाल के सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। इस मार्ग का उसे पता कैसे चला? तो थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी आप सुनिए। ठीक है, कुतुब बिन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और भारी खून खराबा किया, जिसके फलस्वरूप गैर मुस्लिम जनता प्राणों की रक्षा के लिए झारखंड में शरण लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह झारखंड में नवीन निर्जातीय तत्वों का समावेश हुआ। इन आक्रमणों के दौरान बख्तियार खिलजी को बंगाल पहुंचने का रास्ता झारखंड से होकर गुजरता है यह पता चला। ठीक है, तो 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने कहां पे आक्रमण किया? तो बंगाल के सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश एवं बलबन के काल में किस नागवंशी राजा का शासन था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, फनी मुकुट राय, प्रतापकर्ण, भीमकर्ण, हरिकर्ण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हरिकर्ण, ऑप्शन डी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर नदिया पर आक्रमण किया? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 13वीं शताब्दी में, यानी कि 1206 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी, 13वीं शताब्दी। वहीं अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ऑप्शन ए मलिक छज्जू, ऑप्शन बी मलिक बयां, सैफुद्दीन, शहबाज खान। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक छज्जू। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लें। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? तो मलिक छज्जू थे। ठीक है, जिन्होंने नागवंशी शासक को कर यानी कि टैक्स देने के लिए विवश किया था। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय व बेनुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा? तो मलिक छज्जू। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत पर विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया था? ठीक है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, शेर खां, दाऊद खां, छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क, अब्दुल्ला खां। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क। ठीक है, वहीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने वर्चस्व की लड़ाई में बंगाल के शमसीउद्दीन इलियास शाह को पराजित किया और हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र में एक बहुत बड़े इलाके को जीत लिया तथा सतगावा को इस विजय क्षेत्र की राजधानी बनाया गया। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से जीता था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, एक पद्मा, दूसरा बरही, तीसरा सतगावा और चौथा बड़का गांव। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सतगावा। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तान के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, तुगलक वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश,
गुलाम वंश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश के सुल्तान अपेक्षाकृत कमजोर सुल्तान थे और दिल्ली सल्तनत का प्रभाव क्षेत्र सिमटकर बहुत कम रह गया था, इसलिए वे झारखंड में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं थे। और इस लोदी वंश के समकालीन छोटा नागपुर खास पर शासन करने वाले नागवंशी राजाओं के नाम इस प्रकार हैं, जैसे पहला प्रताप कर्ण, दूसरा छत्र या कहें छात्र कर्ण, ठीक है, तीसरा विराट कर्ण। ठीक है, तो ये 3 राजा लोदी वंश के समकालीन छोटा नागपुर खास पर शासन कर रहे थे। इन तीनों को आप माइंड में जरूर रखें। वहीं अगला प्रश्न है, लोदी वंश के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे? प्रताप कर्ण, छात्र कर्ण, विराट कर्ण, उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। वहीं अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? कलिलेंद्र या कपिलेंद्र गजापति। वहीं दूसरा ऑप्शन है सुरेंद्र, राजेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कलिलेंद्र कहें या कपिलेंद्र कहें। ठीक है, कलिलेंद्र, कपिलेंद्र, गजापति। ठीक है, वहीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि कपिलेंद्र गजापति जो कि गजापति वंश के संस्थापक थे। ठीक है, उस समय दक्षिण पूर्व भारत का एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। उसका नाम क्या था? तो कपिलेंद्र गजापति। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, शेरशाह के किस सेनापति ने चेरो महाराजा महारथ चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए खवास खां, ऑप्शन बी मलिक छज्जू, ऑप्शन सी शेर खां, ऑप्शन डी दाऊद खां। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खवास खां। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को जाता है। ठीक है, शेरशाह के सेनापति खवास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराजा महारथ चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त किया था। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, झारखंड मुस्लिम प्रदेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, हुमायूं, अकबर, बाबर, शेरशाह। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शेरशाह। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि अकबर ने 1885 ईस्वी में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकरण शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए मलिक बयां, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी हिदायत अली खां, ऑप्शन डी शहबाज खां। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शहबाज खां। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। ठीक है, इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह को पराजय का सामना करना पड़ा तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि हुमायूं शेरशाह के संघर्ष में, यानी कि हुमायूं और शेरशाह के बीच जो संघर्ष हुआ उसके दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में निम्न में से किस क्षेत्र का उपयोग किया था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है, वहीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु शेरशाह ने मुगल अफगान संघर्ष में 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया था। ठीक है, इस पॉइंट को आपको माइंड में याद रखना है। वहीं अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 1585 ईस्वी, 1583 ईस्वी, 1586 ईस्वी, 1582 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1585 ईस्वी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, किस पुस्तक के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा इट मीन्स की बिहार प्रांत, ठीक है, में शामिल थे? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी हुमायूंनामा,
ऑप्शन सी आईने ए अकबरी, ऑप्शन डी बाबरनामा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईने ए अकबरी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें, जैसे कि अबुल फजल की आईने ए अकबरी किसने लिखी थी? आईने ए अकबरी, तो अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग का 6 तथा चंपा नामक स्थान पर परगनों के रूप में बिहार सूबा यानी कि बिहार प्रांत में शामिल थे तथा इसकी सालाना मालगुजारी 15,500 तय की गई थी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष, ठीक है, नियुक्त यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया है, किस वर्ष नियुक्त किया गया था? ठीक है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 1590 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1589 ईस्वी में या 1569 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1589 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि 1589 में, कब? 1589 ईस्वी में मान सिंह बिहार झारखंड के सूबेदार बने। ठीक है, पटना को अपने पुत्र जगत सिंह की देख रेख में छोड़कर मान सिंह पलामू के लिए कूचे गए। चेरों ने घरों में उसे रोकने का विफल प्रयास किया। विफल प्रयास इट मीन्स कि उसे नहीं रोक पाया। ठीक है, मान सिंह अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता ही गया। उसने अनेकों चेरों को मार डाला तथा कई चेरों को बंदी बना लिया। पलामू में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के बाद वह पटना लौट आया। ठीक है, कौन? तो मान सिंह पटना लौट आया। मान सिंह ने लूट का माल, जिसमें से 54 हाथी, जिसमें से कितना हाथी था? तो 54 हाथी। ठीक है, मुगल दरबार भेजा। ठीक है, यह हाथी बादशाह अकबर के पास कब पहुंचा? तो 1590 ईस्वी में पहुंचा। ठीक है, और मान सिंह ने क्या किया? तो भगवान राय को पराजित किया, भगवान राय को पराजित किया और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर विवश भी किया। ठीक है, बाद में 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु से फैली गड़बड़ी का चेरों ने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने मुगल फौज जो तैनात किए गए थे चेरों पर नजर रखने के लिए उसे मार भगाया और अपनी स्वतंत्र सत्ता वापस कर लिया। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया जहां शेर के साथ लड़ाकर उसे मार डाला गया? ठीक है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए विष्णु राम, ऑप्शन बी चित्रजीत राय, ऑप्शन सी भगवत राय एंड ऑप्शन डी सहबल राय। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहबल राय। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप माइंड में रखें, जैसे कि वर्ष 1612 ईस्वी में, ठीक है, अनंत राय के मरणोपरांत यानी कि अनंत राय के मरने के बाद कौन शासक बना? तो सहबल राय। ठीक है, सहबल राय। ठीक है, सहबल राय अनंत राय के मरणोपरांत वर्ष 1612 ईस्वी में शासक बना। वह अत्यंत शक्तिशाली शासक था। उसने सड़क ए आजम, आधुनिक में बात करें जीटी रोड, ठीक है, आधुनिक में बात करें तो जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड पर चौपारण हजारीबाग तक अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा लिया। वह बंगाल की और आने जाने वाले मुगल काफिलों को भी लूटा करता था। ठीक है, इससे जहांगीर बहुत क्रोधित हो उठा। उसने मुगल अधिकारी को सहबल राय को पकड़कर दिल्ली लाने का आदेश दिया। आदेशानुसार मुगल अधिकारी सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली ले गए। दिल्ली में उसे मनोरंजन के तौर पर यानी कि हंसी मजाक के तौर पर बाघ से निहत्था लड़ने को कहा और इस तरह सहबल राय की मृत्यु दिल्ली में हो गया। कहाँ पे? तो दिल्ली में। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, जहांगीर ने राजा दुर्जन शाह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए शाह की उपाधि, ऑप्शन बी सिंह की उपाधि, ऑप्शन सी कर्ण की उपाधि, ऑप्शन डी राय की उपाधि। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए शाह की उपाधि। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। जहांगीर ने मुगल इतिहास ग्रंथ में कोकरा या कहें इसे खोखरा, ठीक है, खोखरा, ठीक है, जो नागवंशी की तत्कालीन राजधानी थी। क्या थी? राजधानी थी।
ठीक है, खोखरा या कोकरा कहें उसे, जो नागवंशी राजाओं की तत्कालीन राजधानी थी। ठीक है, उसी को जहांगीर ने मुगल इतिहास ग्रंथों में खोखरा के नागवंशी राजाओं को जमींदार ए खान आलम कहा। इसका मतलब है कि हीरा खान का मालिक। ठीक है, किसने कहा? तो जहांगीर ने कहा। किसे कहा? तो नागवंशी राजाओं को कहा। ठीक है, जहांगीर इस क्षेत्र की नदियां विशेषकर शंख नदी, ठीक है, विशेषकर शंख नदी, ठीक है, शंख नदी से मिलने वाले हीरे के कारण इन पर अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के टाइम खोखरा का राजा कौन था? तो दुर्जन शाह था। इस नाम को आप हमेशा याद रखें, दुर्जन शाह था। ठीक है, यह किसके उत्तराधिकारी थे? तो यह मधुकरण शाह के उत्तराधिकारी थे। कौन थे? मधुकरण शाह। ठीक है, यानी कि मधुकरण शाह के मृत्यु के बाद दुर्जन शाह राजा बने। ठीक है, और दुर्जन शाह ने क्या किया? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, मालगुजारी देने से मना कर दिया। फिर जहांगीर ने खोखरा झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए 1612 ईस्वी में, कब? तो 1612 ईस्वी में जफर खां, इस नाम को भी आप याद रखें, जफर खां, आगे इससे रिलेटेड प्रश्न मिल सकते हैं। ठीक है, जफर खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, बिहार झारखंड का नया सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो जफर खां को। ठीक है, तथा उसे कोखरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश भी दिया, परंतु बीमारी के कारण जफर खां की मृत्यु हो जाती। और फिर उसके बाद कब? तो 1615 ईस्वी में। ठीक है, 1615 ईस्वी में नया सूबेदार आता है। इसका नाम रहता है इब्राहिम खां। ठीक है, इब्राहिम खां। ठीक है, इस नाम को भी आप याद रखें। इब्राहिम खां को झारखंड और बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया जाता है और उसे भी खोखरा झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। और इब्राहिम खां इस मिशन में कामयाब भी होते हैं और हीरो के लिए प्रसिद्ध शंख नदी पर अपना अधिकार जमा लेते। कौन? तो इब्राहिम खां। ठीक है, अधिकार जमा लेते हैं। कहाँ पे? तो शंख नदी पे। दुर्जन शाह, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, यानी कि मालगुजारी देने से इनकार किया था, उसे मुगल गिरफ्तार कर ग्वालियर ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? ग्वालियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ग्वालियर ले जाकर दुर्जन शाह को 12 वर्षों तक गिरफ्तार कर रखा जाता है। ठीक है, कहाँ पे? तो ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर। कितने वर्षों तक? तो 12 वर्षों तक। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक और डेट आता है 1627 ईस्वी का। ठीक है, इस डेट में क्या होता है कि जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद छिड़ जाता है। ठीक है, हीरे को परखने हेतु दुर्जन शाह, किसे लाया जाता है? दुर्जन शाह। कहाँ से? तो ग्वालियर से। कहाँ पर लाया जाता है? तो शाही दरबार पर लाया जाता है। और दुर्जन शाह द्वारा हीरे की पहचान कर लेने के कारण जहांगीर, किसने? तो जहांगीर कर लेने के कारण जहांगीर ने उसे किसकी उपाधि दी? तो शाह की उपाधि दी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जहांगीर ने राजा दुर्जन शाह को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो शाह की। ठीक है, किस कारण? तो हीरे की परख के कारण। ठीक है, शाह की उपाधि प्रदान करते ही उसे जेल से मुक्त कर देता है तथा उसका राज्य भी उसे लौटा दिया जाता है। और दुर्जन शाह 6000 रुपया वार्षिक कर देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा पारखी था? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दुर्जन शाह। ठीक है, ऑप्शन बी। वहीं अगला प्रश्न है, झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन शाह को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? ठीक है, कहाँ रखा गया था? ऑप्शन 4 हैं, कोलकाता में, पटना में, दिल्ली में, ग्वालियर में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ पे रखा गया था? तो ग्वालियर में। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, इब्राहिम खां ने किस वर्ष खोखरा या कोकरा
के नागवंशी राजा दुर्जन शाह को हराकर शंख नदी पर कब्जा किया था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1617 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1615 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1618 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1614 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1615 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, शाइस्ता खां को चेरो राजा प्रताप राय ने नजराना के रूप में कितने रुपए दिए? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 80,000 रुपए, 70,000 रुपए, 60,000 रुपए या 90,000 रुपए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए 80,000 रुपए। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मुगलों द्वारा मालगुजारी की राशि को निरंतर बढ़ाया जाता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रताप राय ने कर देना ही बंद कर दिया, टैक्स देना ही बंद कर दिया। जिसके बाद शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है, तथा पलामू पर अधिकार करने का आदेश भी दिया। शाइस्ता खां पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया तथा प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां से संधि करते हुए 80,000 रुपये मालगुजारी के रूप में देना स्वीकार किया। ठीक है, और साथ में ही पटना में हाजिरी लगाना भी स्वीकार किया। किसने? तो चेरो राजा प्रताप राय ने। ठीक है, तो वही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि शाइस्ता खां को चेरो राजा प्रताप ने नजराना के रूप में कितने रुपए दिए? तो उत्तर हो जाएगा हमारा 80,000 रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन थे? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, भीमराय, प्रताप राय, रघुनाथ शाह, प्रतापकर्ण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रघुनाथ शाह। ठीक है, वही अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसे पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, दाऊद खां, मंगली खां, शाइस्ता खां, अब्दुल्ला खां। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दाऊद खां। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि औरंगजेब ने अपने सूबेदार दाऊद खां, ठीक है, औरंगजेब के सूबेदार कौन थे? तो दाऊद खां, ठीक है, को पलामू पर आक्रमण व मोहिनी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, मोदनी, ठीक है, मोदनी राय से कर वसूली करने हेतु भेजा था। ठीक है, किसे? तो दाऊद खां को। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, पलामू विजय की स्मृति में पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, दाऊद खां, शाइस्ता खां, अब्दुल्ला खां, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? दाऊद खां। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि दाऊद खां ने पलामू राजा मोदनी राय पर विजय प्राप्त करने के बाद विजय स्मृति में पलामू किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, कौन सा नागवंशी राजा बहादुर शाह एक के समकालीन था? ठीक है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, राम शाह, दुर्जन शाह, प्रताप शाह, उदयनाथ शाह। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए राम शाह। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि झारखंड का एकमात्र क्षेत्र जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी धनबाद। ठीक है, वहीं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अंग्रेज के मानभूमि में प्रवेश से पूर्व यह राजवाड़े व जमींदार बिहार बंगाल के मुस्लिम शासकों के नियंत्रण से हमेशा मुक्त रहा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद। वहीं अगला प्रश्न है, कौन सा सिंहवंशी राजा बहादुर शाह एक के समकालीन था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, महिपाल सिंह, शिवपाल सिंह, मान सिंह, कांसीराम सिंह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कांसीराम सिंह, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सिंहभूम का सिंहवंशी शासक कांसीराम सिंह जो महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था, यह परवर्ती मुगल बादशाह में प्रथम बहादुर शाह एक यानी कि बहादुर शाह एक के समकालीन था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।